हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है हम बीएससी 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है उसकी बॉटनी पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो यूनिट चल रहा है उसे हम कार्बन ऑक्सीडेशन नाम से दिया गया है आपके सिलेबस में। उस यूनिट को हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इस यूनिट में अब तक हमने जो कार्बन ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं या जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस देख लिया है। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट आया था पाइरुवेट हमारे पास, उस पाइरुवेट को हमने एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद इसके साथ क्या होगा ये चीज़ हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। मतलब बेसिकली अगर हम आपसे कहें तो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो आपका क्रेब्स साइकिल चलने वाला है, ये क्रेब्स साइकिल कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ जो है हम इसमें जो है कि क्रेब्स साइकिल के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होती हैं, वो सब कुछ अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्रेब्स साइकिल डिटेल में समझने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट बस रुकिए, हम एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। एडिंग अ ब्लैंक स्लाइड to that we will start। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने ग्लाइकोलिसिस में डाला था जहां पे हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट देखने को मिला था। इतना हमने परसों की क्लास में देखा था। कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि इस पाइरुवेट को हम कहाँ ले जाते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो कोशिका होती है इसका जो मैट्रिक्स होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल का मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे जो है क्या है मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है इस पाइरुवेट को लेके आते हैं और उसके बाद ये जो पाइरुवेट इंटर करता है इस पाइरुवेट को हम एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों अंदर लाते हैं? क्योंकि अब जो हमारे पास साइकिल चलने वाली जिसे हम क्रेब्स साइकिल कह रहे हैं उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट एंजाइम्स होगा, जो भी कंडीशन चाहिए होगी वो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। इसलिए हम इस प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में स्टार्ट करते हैं या पाइरुवेट को जो है यहाँ लाके एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी की अगर हम अभी तक बात कर ले तो हमें 2 एटीपी यहाँ पे मिले हैं, उसके बाद हमें 2 NADH यहाँ मिले हैं और हमें 2 NADH यहाँ पे मिले हैं। मतलब कि अभी तक की जितनी प्रोसेस हुई है उसमें हमें इतनी एनर्जी देखने को मिली है। तो आप अगर देखिए यहाँ पे तो 2 ATP यहाँ और 5 ATP यहाँ, तो टोटल 7 ATP यहाँ से बनी है अगर हम 2.5 के हिसाब से कैलकुलेशन करें और यहाँ से 5 ATP यहाँ से, मतलब कि 12 ATP अभी तक इस प्रोसेस के फलस्वरूप हमारे पास बनी है। अब आगे देखते हैं, मतलब 12 ATP बनने के लिए जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो बनेंगे। अगर डिटेल में अगर बस ATP की बात करें कंप्लीट एटीपी की, तो हमारे पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बने हैं। तो इतना आपको मतलब क्लियर हो गया। अब हम ये एसिटिल कोएंजाइम के पास जो दो कार्बन है उस कार्बन के साथ क्या होने वाला है वो चीज़ देखने वाले हैं कि यहाँ पे पाइरुवेट जो एक 3 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन इससे निकल गया, एसिटिल कोएंजाइम बन गया। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये कैसे आगे मतलब चलता है, इसकी साइकिल कैसे चलती है, इसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए क्रेब्स साइकिल देखिए। क्रेब्स साइकिल जो है वो 7 स्टेप में या 8 स्टेप में, आप कह सकते हैं 8 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली एक साइकिल है। मतलब साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, बट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम अगर एक तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लें, इस तरीके से मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल में हम क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 8 स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए स्टेप नंबर 1 यहाँ पे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6,
7 और 8। इस तरीके से हमें 8 जो है वो एलिमेंट्स बनते हुए दिखाई देंगे। और कैसे ये स्टेप्स चलती हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो एसिटिल कोएंजाइम बना है वो एसिटिल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट नाम के एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ती है। क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन को जो स्टार्ट करता है वहां पे जो एलिमेंट होता है उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट, एसिटिक एसिड या जिसे हम ऑक्जेलो एसिटेट कहते हैं। ये एक तरीके से 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसके पास 4 कार्बन है। जब हमने फेट ऑफ पाइरुवेट देखा था हमने वहां पे भी ऑक्जेलो एसिटेट के फॉर्मेशन के बारे में देखा था। होता क्या है कि ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इसके साथ आता कौन है, जैसे अभी अभी हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में एसिटिल कोएंजाइम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ क्या करता है, ज्वाइन होता है। यहाँ पे आके ये क्या करता है, ऐड हो जाता है। अब जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आपका एसिटिल कोएंजाइम जब ऐड होता है तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये रिएक्शन हमारा कहलाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों को मिला के कोई एक कंपाउंड बनाया जा रहा है, तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। जब कंडेंसेशन होता है तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो है सिट्रेट। इसी सिट्रेट के नाम पे ये जो सिट्रेट मॉलिक्यूल जो आपका बना है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम के मिलने से जो पहला कंपाउंड बना है आपके पास, वो कंपाउंड है आपके पास सिट्रेट। ये कैसा कंपाउंड है, सिट्रेट। और सिट्रेट एक 6 कार्बन कंपाउंड है। सिंपल से आपको समझ में आ रहा हो कि 4 कार्बन यहाँ से, 2 कार्बन यहाँ से, तो हमारे पास सिट्रेट के पास जो कार्बन बनेगा वो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। तो सिट्रेट हमारा जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रेट साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहली बार दिया था। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बार कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, तो इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से मिलता है। रिएक्शन का क्या नाम है, कंडेंसेशन। बनता क्या है, सिट्रेट। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज का क्या मतलब है कि सिट्रेट को सिंथेसाइज करने वाला। एंजाइम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज जो है वो एंजाइम है जो कि इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम के साथ अटैच कराने में हेल्प करती है। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब इस सिट्रेट में हम क्या करते हैं कि एक बार इसका डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, मतलब वाटर रिमूव करते हैं, फिर वाटर को ऐड करते हैं। सिंपली हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर, 3rd कार्बन के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल या OH ग्रुप लगा है उसे हमें 4th के ऊपर शिफ्ट करना रहता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले बार सिट्रेट से वाटर को रिमूव करेंगे और दूसरी बार सिट्रेट में वाटर को ऐड कर देंगे। तो ऐसे में आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि इन दोनों स्टेप्स को साथ में लिखा गया है, एक वाटर को डिहाइड्रोजिनेशन का और वाटर हाइड्रेशन का। तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे क्योंकि अब हम BSc में पढ़ रहे हैं भाई, तो थोड़ा तो एडवांस में लिखना ही पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास सिट्रेट जो है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है। अगर हम लिखें कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है, करा कौन रहा है, एकोनिटेज नाम का एक एंजाइम है। एकोनिटेज नाम का एक एंजाइम है जो कि इस वाटर के रिमूवल में और वाटर को फिर से ऐड करने के लिए काम करेगा। और यहाँ पे जो कंपाउंड हमारा बनेगा उसका क्या नाम है, उसका नाम है आइसोएकोसिट्रेट या एकोसिनेट। एक मिनट, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, सिस एकोसिनेट। एकोसिनेट याद आ रहा था, आगे का नाम नहीं याद आ रहा था। तो इसका क्या नाम है, सिस एकोसिनेट। एकोसिनेट।
तो सिस एकोसिनेट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ से एक वाटर रिमूव होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही एकोसिनेट जो है, निटेज जो है, ये क्या करता है कि एक वाटर जो भी रिलीज हुआ था इस वाटर को यहाँ पे ऐड करवा देता है। ठीक है, मतलब एक बार वाटर रिलीज हुआ है फिर वाटर ऐड हुआ। ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि OH ग्रुप को एक सेल से, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे आपको ट्रांसफर करना था। तो जो सिस एकोसिनेट है ये अब आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, नहीं इस कलर से लिख रहे हैं। अब ये क्या बनाएगा? आइसोसिट्रेट बनाएगा, आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों स्टेप्स किसी किसी बुक में साथ में दिए गए हैं, किसी किसी बुक में अलग अलग दिए गए हैं। तो ये दोनों स्टेप्स जो है, ये सेकंड जो स्टेज है, ये पहला स्टेप था, ये दोनों का सेकंड का, ये तो इसे सेकंड A लिख सकते हैं, इसे सेकंड का B लिख सकते हैं। तो आप दोनों को साथ में भी डायरेक्ट आप जो है सिट्रेट से जो है आइसोसिट्रेट भी लिख सकते हो, या सिट्रेट से एकोसिनेट बनाने के बाद फिर आइसोसिट्रेट भी बना सकते हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे हम तीसरे स्टेप में चलते हैं। तो जो आइसोसिट्रेट होता है इसमें क्या होता है? यहाँ पे होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अभी हम इसे लर्न करना भी सीखेंगे, लेकिन एक बार पहले पढ़ लेते हैं। तो जो आइसोसिट्रेट होता है यहाँ से होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या होगा। प्रोसेस का क्या नाम है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि एक आपका NADH जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे मान लो NADH ग्रुप का सिंथेसिस होगा कहाँ से? NAD पॉजिटिव से, और एक CO2 ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो क्या मतलब हमने क्या देखा कि आइसोसिट्रेट का जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ पे एक NADH बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन को जो है कि यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, तो इस तरीके से होगा। और जो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो गया? अभी तक देखिए ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन अब क्या हुआ कि इस स्टेप से एक कार्बन रिलीज हो गया। ये भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी था, लेकिन अब एक कार्बन रिलीज होने के बाद ये 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसमें जो एंजाइम काम आता है उसे कहते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। भले ही यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ है, लेकिन साथ इसका जो नाम होता है वो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज होता है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अल्फा कीटोग्लूटारेट का फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? फिर से यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा और इसमें जो है जो कोई ए एंजाइम होता है वो ऐड होगा। तो इसमें यही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगा, मतलब कि सेम यहाँ से भी एक NADH ग्रुप बनेगा और सेम यहाँ से भी एक CO2 जो है वो रिलीज होगी। बनेगा क्या यहाँ पे जो चीज सिंथेसाइज होगी उसका नाम है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए, क्योंकि यहाँ पे कोए एंजाइम जो है उसे यहाँ पे लाया जाएगा, मतलब कि कोए एंजाइम को लाके यहाँ पे ऐड किया जाएगा, तो सक्सिनाइल कोए का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा उसे भी हम वही नाम देंगे, जैसे यहाँ पे आइसोसिट्रेट से NADH का फॉर्मेशन होता तो उसे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कह रहे थे, वैसे ही अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब एक NADH का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो जो एंजाइम रहेगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। तो इसे भी हम क्या लिख लेंगे? अल्फा कीटोग्लूटारेट
डिहाइड्रोजिनेज। एक बार बस इसको आप लोग बनाना सीख लीजिए, उसके बाद जो है हम अभी आपको लर्न करना बता देंगे। एक बार पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपको पूरी साइकिल कहाँ पे क्या निकल रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, सब कुछ बहुत ही सिंपली याद हो जाएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट आते आते। फिर क्या है, सक्सिनाइल कोए से जो है कोए एंजाइम को निकाल दिया जाएगा। अभी पहले क्या किया गया है, कोए एंजाइम को जोड़ा गया है, फिर कोए एंजाइम को निकाल दिया जाएगा और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है सक्सिनाइल। सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसे हम सक्सिनेट भी कह सकते हैं, सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से एक एटीपी रिलीज होती है, या कहीं कहीं आपको बुक में जीटीपी भी देखने को मिलेगा। तो एटीपी और जीटीपी ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। लिवर वगैरह या पैंक्रियाज वगैरह के सेल में जीटीपी बनता है, रदर देन जो अदर सेल्स होती है उसमें जीटीपी बनता है। सक्सिनाइल कोए जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। एक बार लिख लेते हैं पूरा, फिर देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें निकलती हैं। जब यहाँ पे एटीपी बन गया तो सक्सिनाइल कोए से जब फ्यूमरेट बनता है तो यहाँ पे जो चीज बनती है उसका नाम है FADH2। FADH2 यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होता है, और जो आपका लास्ट वाला NADH बनता है वो आपका यहाँ पे बनता है। जो मेन चीज आपको ध्यान देनी है वो अभी पहले इतना ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कंबाइन होती है किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, और ये 4 कंपाउंड है वो 2 कंपाउंड है, मिलके 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड का या सिट्रेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर सिट्रेट में क्या होता है, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। बनता क्या है, एक आइसो एकोसिट्रेट और फिर आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। आइसोसिट्रेट से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, और एक यहाँ पे NADH भी सिंथेसाइज होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट फिर कन्वर्ट होती है सक्सिनाइल कोए में। होता क्या है कि एक CO2 निकलता है, एक NADH निकलता है और एक कोए एंजाइम आके यहाँ पे जुड़ता है। सक्सिनाइल कोए जो है ये फर्दर कन्वर्ट होती है सक्सिनिक एसिड में। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका एक ATP या एक GTP बनता है। फिर आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जब हमारे पास सक्सिनिक एसिड होता है वो जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एक FADH2 बनता है, और जब फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर रिलीज होता है या कंज्यूम होता है। यहाँ पे वाटर जो है वो कंज्यूम होता है, यहाँ पे वाटर जो है वो कंज्यूम होता है। आपको वाटर वगैरह इतना ध्यान में नहीं रखना है, बस कहाँ पे कितनी एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है ये याद रखना और सीक्वेंस याद रखना है। तो ये हो गया क्रेब्स साइकिल के बारे में, लेकिन अभी हम डिटेल में और भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी बस आपको याद रख लेना है कि क्रेब्स साइकिल में क्या क्या चीजें बनती हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी एक न्यूमोनिक की सहायता से कि कहाँ पे FADH2 निकलता है, कहाँ पे NADH निकलता है, कहाँ पे ATP निकलता है, सब कुछ, और जो है कि कहाँ पे एक निकलता है, कैसे निकलता है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, जो न्यूमोनिक है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक लाइन याद रखनी है जिसका क्या नाम है कि क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ऑर्डर टू अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ये हमारा न्यूमोनिक है। कैसे इस पे काम करना है हम देखते हैं। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो, अदरवाइज मैं आपको बुकेस जो डायग्राम होता है वो अभी दिखाऊंगी। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए, क्रेब्स साइकिल को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको साइकिल लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। ये हमारे पास एक क्रेब्स साइकिल का चार्ट है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियरली लिखी हुई हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझने में। तो हमारा जो न्यूमोनिक है वो क्या है कि क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। क्रिकेट कोच के जो इंडिया के क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस।
इस चीज को अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें बन रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। क्या है निमोनिक? कि क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, जो क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के कोच हैं क्रिकेट के, वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। अब भाई क्रिकेट जैसा क्रिकेट के कोच हैं, उनके ऑफिस के लिए कोई लोग को चाहिए, तो स्मार्ट स्टाफ है, जो लोग स्मार्ट होकर उन्हीं को तो रखा जाएगा कंपनी में। तो वही चीज़ है कि जो स्मार्ट स्टाफ हैं क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं स्मार्ट स्टाफ को। किस काम के लिए? फॉर मेन ऑफिस। तो आपको इस निमोनिक को पहले इस साइकिल में पुट करना है। आप अपने अपने साथ में जो भी आपने निमोनिक कॉपी में बनाया है, बुक में कहीं पे हो, वहां पे इस निमोनिक को एक बार रखिए। देखिए, क्रिकेट का यहाँ पे मतलब है सिट्रेट से। क्रिकेट का मतलब सिट्रेट या क्रिकेट सिट्रेट, एक नॉर्मल सा साउंड कर रहा है ना, एक जैसा साउंड कर रहा है। तो क्रिकेट यहाँ पे देखिए, सिस एकोसिनेट कोच, एकोसिनेट कोच, ऐसे कुछ सिमिलर सा साउंड कर रहा है। तो क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, आइसोसिट्रेट मतलब इंडिया, और अपॉइंटेड या अल्फा कीटोग्लूटरेट का मतलब अल्फा को हम कैसे कुछ ए की तरह ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना अल्फा को, तो ये ए से रिजेंबल करता है, तो हम यहाँ पे से अपॉइंटेड से याद करेंगे। एक बार आप निमोनिक लर्न कर लीजिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ये मेरा अपना बनाया हुआ निमोनिक नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा था अपने स्कूल टाइम में, मैंने इसी से लर्न किया था कॉलेज टाइम में। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इससे याद कर सकते हैं, बट मैं ये क्लेम नहीं करती कि ये निमोनिक मेरा है, मैंने भी कहीं से देखा है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि मैंने कहाँ से ये पढ़ा था। अब देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ पे जिस जिस वर्ड में आपको एन दिखाई दे रहा है, जिस जिस वर्ड में आपको एन दिखाई दे रहा है, उन हर वर्ड से क्या बनेगा? वहां से एक NADH निकलेगा। क्या क्रिकेट में कोई एन है? नहीं है। कोच में कोई, कोच लेटर में कोई वर्ड एन है? नहीं है। इंडिया में एक एन है, INDIA। तो इंडिया में एक एन है, इसका मतलब है कि जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा तो यहां से एक NADH निकलेगा। नेक्स्ट में देखिए, अपॉइंटेड वर्ड में भी एक एन है, इसका मतलब है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट से जब सक्सिनिक कोएसिड बनेगा तो यहाँ पे भी एक NADH रिलीज होगा, और जब जब NADH यहाँ पे बन रहा है दोनों प्रोसेस में, तब तब यहाँ पे एक CO2 जो है रिलीज हो रहा है। तो ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्मार्ट में आपका एक लेटर आता है ए। जिस भी वर्ड में ए आ रहा है आपका, जहां पे और कुछ रिलीज नहीं हो रहा है, ऐसे में जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ATP रिलीज को, उससे वहां से ATP रिलीज हो रही है, GTP जिसे हम कह रहे हैं। उसके बाद स्टाफ, डबल एफ। तो देखिए, NADH का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पे हमने एक N को लिया है, लेकिन स्टाफ में डबल F है, इसका मतलब है कि यहाँ पे FADH2 बनेगा, यहाँ पे FADH2 बनेगा। तो स्मार्ट स्टाफ में क्या है कि यहाँ पे FADH2 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे F प्रेजेंट है, जहाँ पे F प्रेजेंट है वहां से FADH2 निकलेगा। फिर ये जो फॉर है, ये फ्यूमरेट के लिए है। फिर यहाँ पे देखिए, मेन में एक और N है, और ये जो N है ये NADH, यहाँ से NADH निकल रहा है, और इस तरीके से आपका क्या है, पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो न्यूमोनिक क्या है कि क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। आपको बस ये देखना है, पहले न्यूमोनिक याद रखना है। पहली बात तो न्यूमोनिक याद रखने से आप सीक्वेंस नहीं भूलोगे। सीक्वेंस का मतलब क्या कि क्रिकेट, सिट्रेट, कोच, एकोसिनेट, इंडिया, आइसोसिट्रेट, अपॉइंटेड, अल्फा कीटोग्लूटरेट, स्मार्ट, सक्सिनलाइक कोएसिड, स्टाफ, सक्सिनेट, फॉर, फ्यूमरेट, मैल, मेन, मैलेट, ऑफिस, ऑक्सोलैक्सिटेट। पहली बात तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा कि कब कहाँ पे क्या लिखना है। एक बार कभी कभी क्या होता है ना कि हम फ्यूमरेट के पहले मैलेट लिख देते हैं, मैलेट के पहले फ्यूमरेट, तो इस सीक्वेंस से आपको ये याद रहेगा कि किसके बाद क्या लिखना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चीज़ को बनाती है वो ये है कि यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से स्टेज में क्या रिलीज हो रहा है, कौन से स्टेज से NADH बन रहा है, कौन से स्टेज से ATP बन रहा है, कौन से स्टेज से FADH2 बन रहा है।
थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। जिस लेटर में N है वहां से आपका क्या निकलेगा, NaDH निकलेगा। जहां पे डबल F है वहां से FaDH2 निकलेगा, और जहां पे A है और ना तो N है ना तो F है, सिर्फ और सिर्फ A है, वहां से ATP रिलीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में N है इसलिए यहां से एक NaDH निकल रहा है, अपॉइंटेड में N है इसलिए यहां से एक N निकल रहा, मतलब NaDH निकल रहा है। सक्सेनाइक कोएसिड में A है इसलिए यहाँ से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। जो स्टाफ है इसमें डबल F है इसलिए यहाँ पे FaDH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस तरीके देखिए, इस वाले F से कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे सिंगल F है और FaDH2 बनाता है, तो FaDH2 बनाएगा, इसके लिए हमें 2 F चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो 2 F है ये समझ, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए समझ सकते हैं कि जिसमें 2 F रहेगा तो वहां से FaDH2 निकलेगा। तो सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोए से मिलेगा तो एसिट्रेट बनाएगा, फिर सिस एकोसिनेट बनेगा, फिर आइसोसिट्रेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सिलो एसिटेट। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से NaDH निकल रहा है, कहाँ कहाँ से FaDH2 निकल रहा है। पूरे साइकिल में अगर हम देखें तो 4 ऐसे जगहें हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस हो रही है, या यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला स्टेप्स हो रहा है। NaDH या FaDH2 में से कुछ भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है। 3 आपके पास इस प्रोसेस में NaDH बनते हैं, एक FaDH बनता है, एक आपके पास जो है कि ATP या GTP का फॉर्मेशन होता है अगर एक एसिटिल कोएंजाइम को हम क्रेब्स साइकिल में चलाते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है वो एज इट इज आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो है वो फर्दर सिट्रेट साइकिल में आगे मूव करेगा। फिर से ये क्या करेगा, एसिटिल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा, फिर ये साइकिल चलेगी, फिर लास्ट में आपके पास ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन जाएगा। कार्बन कहाँ रिलीज होता है, कार्बन रिलीज होता है इंडिया और अपॉइंटेड वाले पार्ट में, मतलब कि आइसोसिट्रेट और जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वहां से एक कार्बन रिलीज होता है। और आपको पता था कि एसिटिल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन थे, वो दोनों कार्बन यहाँ से रिलीज हो गए और जो बचा 4 कार्बन था वो फिर से ऑक्सिलो एसिटिक के फॉर्मेशन में चला जाता है। तो ये था आपके पास क्रेब्स साइकिल के बारे में। एक बार और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। एक मिनट, मैं कुछ रिटन फॉर्म में भी चीज़ें ले आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो है कि कौन कौन से रिएक्शंस चलते हैं जिसकी वजह से कन्वर्जन होता है। तो पहला रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन का रिएक्शन। कंडेंसेशन के रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है ये क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करता है और लास्ट में हमारे पास सिट्रेट बनता है। ये जो रिएक्शन कहलाती है, ये रिएक्शन कौन सा कहलाती है, कंडेंसेशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन होती है। होता क्या है इसमें कि जो हमारे पास सिट्रेट है ये सिट्रेट एक बार बदलता है किसमें, आइसो एकोसिनेट में, सॉरी सिस एकोसिनेट में, और यही सिस एकोसिनेट जो है इसमें जब फिर से वाटर ऐड हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास आइसोसिट्रेट में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होता है इस तरीके से। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप चलती है उसमें क्या होता है कि आइसोसिट्रेट जो है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। फिर क्या होता है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में क्या होता है, फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है और जो चीज बनती है उसका नाम है सक्सिनाइल कोए। तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोए बनता है। फिर सक्सिनाइल कोए फर्दर जो है वो फॉस्फोराइलेशन में जाती है, सक्सिनाइल कोए फर्दर फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में जाती है और यहाँ से एक ATP आपका रिलीज होता है और जो चीज बनती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड कहते हैं। फिर आपके पास जो सक्सिनेट है ये जाता है डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में और यहाँ पे जो चीज बनती है उसे कहते हैं फ्यूमरेट। ठीक है, ऐसे आप लिख के याद करोगे तो एकदम आराम से आपको याद हो जाएगा। फिर फ्यूमरेट जो है वो हाइड्रेशन करके
फ्यूमरेट जो है ये हाइड्रेशन करके क्या बनाता है, मैलेट बनाता है, और मैलेट जो है वो फिर आगे जाके मैलेट जो है ये फिर यहाँ से एक NADH रिलीज करके क्या बना देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देता है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेप्स चलता है, जो आपके 8 स्टेप्स चलने वाले हैं। किस रिएक्शंस में क्या यूज होता है, क्या बनता है और उसका क्या नाम है, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपको बताना हो विद द न्यूमोनिक, आपको याद करना हो, तो हमारे पास पहला जो लेटर था उसके लिए क्या न्यूमोनिक था, यहाँ पे था क्रिकेट, यहाँ पे क्या था, कोच ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को साथ में लिखा है। अपॉइंटेड, एक मिनट, ये मैंने ऊपर लिख दिया है, इसके पहले का क्या था, क्रिकेट, कोच ऑफ इंडिया, ऑर्डर, अपॉइंटेड, स्मार्ट, स्टाफ, फॉर मेन ऑफिस। ये चीज हमने याद की अभी कि क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। तो क्रिकेट कोच, यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही इंडिया लेटर आता है वैसे ही मतलब यहाँ पे हमें समझ जाना है कि एन आ रहा है इस लेटर में, इसका मतलब है कि यहाँ से एक NADH जो है वो सिंथेसाइज होगा। जब सिस एकोसिनेट एसिड से हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा तो यहाँ पे एक NADH सिंथेसाइज होगा और यहीं पे एक CO2 रिलीज होगा। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सिनेट बनेगा तो एक NADH यहाँ बनेगा और एक CO2 रिलीज होगा। कैसे हमको पता चला, क्योंकि अपॉइंटेड में भी एक N लेटर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, स्मार्ट, स्मार्ट में एक A है, इसका मतलब यहाँ पे ATP बनेगा। उसके बाद क्या है, स्टाफ में हमारे पास डबल F है, इसका मतलब यहाँ पे F से DH2 बनेगा। उसके बाद फॉर में कुछ नहीं बनेगा। फिर मेन ऑफिस में आपके पास N है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास फर्दर जो है वो एक NADH बनेगा। तो इस तरीके से आप इस साइकिल को याद रख सकते हो। डिटेल में अगर आपको मतलब एग्जाम में आएगा तो आपको पूरी साइकिल बनानी है, उसके स्टेप्स के नाम लिखने हैं, एंजाइम्स के नाम लिखने हैं और कितने एनर्जी सिंथेसाइज हुई है ये बताना है। अब इसके साथ ही साथ हम रेगुलेशन की बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। अगर इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज ये वही साइकिल वाला फॉर्म है जिसे मैंने थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ पे रेगुलेशन की बात करें क्रेब्स साइकिल के, इस फिगर में भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसी फिगर का, आप इसमें एंजाइम्स के नेम वगैरह भी देख सकते हैं। अगर हम रेगुलेशन की बात करें क्रेब्स साइकिल के बारे में, तो यहाँ पे 3 तरीके का रेगुलेशन देखने को मिलता है। एक क्या है कि सबस्ट्रेट अवेबिलिटी, मतलब कि जैसे ऑक्जेलो एसिटेट एसिड को एसिटाइल को एंजाइम के साथ मिलके क्या बनाना है, सिट्रेट बनाना है। लेकिन सपोज करो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट ही ना हो, सबस्ट्रेट ही नहीं है हमारे पास, या एसिटाइल को एंजाइम नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है, ये साइकिल जो है ब्लॉक हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ में बहुत सारे चीज़ों को मिला के कड़ी बनाई जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ या उसकी एबिलिटी वहाँ पे प्रेजेंट सबसे जो कमज़ोर इंसान होता है उसकी एबिलिटी के अनुसार होती है, उसके बराबर होती है। जैसे मान लो कि कोई एक हम लोगों की इंग्लिश की स्टोरी बुक में एक स्टोरी की एक लाइन थी कि एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पूरी साइकिल की चेन भले ठीक रहे, लेकिन अगर बीच में से कहीं से भी टूट जाता है तो पूरा का पूरा साइकिल जो चेन जो है वो बिखर जाता है। तो वैसे ही जब ये पूरी साइक्लिक फॉर्म में चल रही है, अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं रहता है तो वहाँ पे इस प्रोसेस को ये प्रोसेस जो है वो रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट में क्या है, एलोस्टेरिक फीडबैक, या फिर मतलब कि ऐसा हुआ कि किसी चीज़ की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गई सेल में, तो वो क्या करेगी, वो फीडबैक नेगेटिव फीडबैक अपना करेगी और उसको इनहिबिट कर देगी। वैसे ही प्रोडक्ट इनहिबिशन भी हमें रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल में देखने को मिलता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम जब क्रेब्स साइकिल का फिगर देख रहे थे तो हमने इनमें से क्या देखा था कि कुछ स्टेजेस जो हैं वो क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन को परफॉर्म करे, जबकि कुछ स्टेजेस जो है वो डबल डायरेक्शन में, मतलब कि वो अपने जो है दोनों डायरेक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहे, जबकि ये जो दोनों जो स्टेजेस हैं ये आपके रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस को शो कर रहे हैं। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलेशन के लिए, और यही स्टेप्स जो है वो क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करती है। इसका मतलब कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस और अल्फा कीटो
डिहाइड्रोजिनेज जो है ये रेगुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे दिया है लिमिटेड बाय द एबिलिटी ऑफ द सिट्रेट सिंथेटेज सबस्ट्रेट और एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सिलोएसिटेट एसिड। जनरली किस चीज की कमी हुई रहती है क्रेब्स साइकिल में? सिट्रेट सिंथेटेज जो एंजाइम है वो नहीं रहता है, सबस्ट्रेट नहीं रहता है सिट्रेट सिंथेसिस के लिए, एसिटिल कोएंजाइम या ऑक्सिलोएसिटिक एसिड की कमी रहती है। एलोस्टेरिक फीडबैक में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एटीपी या एनएडीएच ये सब की प्रेजेंस या चीज़ों की वजह से जो है रेगुलेशन होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट इनिबिशन की अगर हम बात करें तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो जो है कि यहाँ पे वो लिमिटिंग फैक्टर्स की तरह काम करता है। तो आप एक बार रीड करिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। मैंने आपको मीन्स बता दिया कि सबस्ट्रेट एबिलिटी क्या है, एलोस्टेरिक फीडबैक इनिबिशन क्या है, प्रोडक्ट इनिबिशन क्या है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए क्रेब्स साइकिल में बनने वाले ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फर्दर किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ये पाइरुवेट जो है ये ना सिर्फ जो है कि क्रेब्स साइकिल में काम करता है बल्कि अदर जो मेटाबॉलिक पाथवे होती है वहाँ पे भी चला जाता है। ऑक्सिलोएसिटिक एसिड के साथ भी सेम प्रोसेस है कि ऑक्सिलोएसिटिक एसिड जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में काम आता है, कभी सटल सिस्टम में काम आ रहा है, कभी जो क्रेब्स साइकिल में काम आ रहा है, तो मल्टीपल फंक्शन करता है, कभी अमाइनो एसिड सिंथेसिस में काम आ रहा है, तो ऐसे मैलेट जो है वो अमाइनो एसिड सिंथेसिस में काम आता है। तो ऐसे क्या है कि इसके जो क्या कह सकते हैं जो सबस्ट्रेट है वो अदर एनाबॉलिक प्रोसेस में भी काम आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल के सबस्टेंस का प्रेजेंट होना या नहीं होना या उसको किसी और रिएक्शन में जाना, तो बहुत सारे या क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अदर रिएक्शंस को भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या दिया, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल आर द फाइनल पाथवे ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फैट, अमाइनो एसिड एंड मेनी एनिमल्स डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट अदर देन द ग्लूकोज एज द एनर्जी सोर्स। अभी तक हमने देखा था कि ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बना और पाइरुवेट से चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्लूकोज का यूज़ नहीं करते या फिर वो ऐसे किसी मॉलिक्यूल का यूज़ करते जो ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाती, तो ऐसे में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल पाइरुवेट सिंथेसाइज करता है और या एसिटिल कोएंजाइम बनाता है और ये एसिटिल कोएंजाइम जो है उसके लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे हम बीटा ऑक्सीडेशन देखते हैं उसमें एसिटिल कोएंजाइम जो है वो एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर नहीं करते, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रेफर करते हैं, उनके लिए क्रेब्स साइकिल जो है एनर्जी सोर्स का अल्टीमेट सोर्स होने वाला है। अमाइनो एसिड जो है उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्शन में हमें इसका यूज आती है। देखिए दिया है कि एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि इंटरमीडिएट स्टेप में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद जब साइकिल चलती है तो एनर्जी प्रोडक्शन में इनका हेल्प हो जाता है या इनकी वजह से कुछ एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद क्या दिया, फैटी एसिड एंटर बीटा ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम विच एंटर द क्रेब्स साइकिल। अब देखिए एसिटिल कोएंजाइम चाहे ग्लाइकोलिसिस की पाइरुवेट के लिंक रिएक्शन से बना हो या फिर एसिटिल कोएंजाइम किसी और प्रोसेस से बना, डज नॉट मैटर। अगर वो एसिटिल कोएंजाइम है तो वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकती है। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम बनता है वो एसिटिल कोएंजाइम भी क्रेब्स साइकिल में जाता है और फैट का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि वहां पे ज्यादा एसिटिल कोएंजाइम बन पाता है। आगे अगर और देखा जाए और भी अगर यूजेस की बात करें तो एटीपी प्रोडक्शन का जो सबसे मेजर सोर्स होता है वो कौन सा होता है, आपका क्रेब्स साइकिल। या एटीपी प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज जैसे एनएडीएच या एफएडीएच उसकी जो बड़ी मात्रा होती है वो हमें यहीं पे क्रेब्स साइकिल में ही बनती हुई दिखाई देती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक एसिटिल कोएंजाइम जब साइकिल कंप्लीट कर रही थी तो हमें 3 एनएडीएच और एक एफएडीएच2 और एक एटीपी देखने को मिल रहा था, जबकि पूरी ग्लाइकोलिसिस में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी देखने को मिले थे, 2 एनएडीएच। जबकि इसको अगर हमें भी डबल करेंगे तो हमारे पास 6 एनएडीएच, 2 एफएडीएच और 2 एटीपी देखने को मिलेगी क्योंकि फॉर्मेशन 2 एसिटिल कोएंजाइम का हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो भी मैंने आपको कहा कि फैट से ग्लूकोज बनाना या फैट से डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम बनाना, एनर्जी बनाना, तो इन सब स्टेप में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंजाइम के एक्टिवेशन में या एंजाइम की फंक्शन में एंजाइम विटामिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिट्रिक एसिड साइकिल। जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनके एक्टिवेशन के, जैसे हमने देखा था कि इसमें पाइरुवेट ऑक्सीडेशन में देखा था कि जो को फैक्टर्स थे उसमें से मोस्टली जो को फैक्टर्स होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो विटामिन जो है क्रेब्स साइकिल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यहीं से जो है आपका जो मोस्टली एटीपी वगैरह सिंथेसाइज होता है, ये चीज हमने नहीं देख ली।
ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या, इस लेक्चर के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक बार क्रेब्स साइकिल खुद से ड्रॉ करना है और उसे मेमोराइज करने का, मगअप करने की कोशिश करनी है। देखिए, जो भी बायोकेमिकल पाथवे होते हैं या आगे जो भी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन लर्न करने वाला पोर्शन, उसका नाम, उसका सीक्वेंस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेबोरेटरी में की करके रिजल्ट निकाला गया है जिसे आपको याद करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो जुड़ता है किसके साथ, एसिटिल कोएंजाइम के साथ। कंडेंसेशन की रिएक्शंस होती है और सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज काम में आता है। फिर जो है आपका सिट्रेट जो है वो सिस एकोसिनेट में बदलता है, यहाँ से एक वाटर जो है वो रिलीज होता है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है और एंजाइम एकोसिनेट्स काम आता है। उसके बाद जो सिस एकोसिनेट है इसमें फिर से जो एकोसिनेट एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे वाटर जो निकला था वो आके दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा और जो एंजाइम बनेगा उसे कहते हैं आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के अंदर जाता है। जो एंजाइम काम आता है उसे कहते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटरेट इससे बनता है, लेकिन बीच में एक NADH का फॉर्मेशन होता है और एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाती है। अब तक हमारे पास आइसोसिट्रेट तक जो मॉलिक्यूल था वो 6 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से जो हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट है वो अब 5 कार्बन कंपाउंड हो गया है। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ये फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में एंटर करता है और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में ये फिर से एक NADH का फॉर्मेशन करता है, एक CO2 ग्रुप रिलीज करता है और जिस चीज़ का फॉर्मेशन करता है उसका नाम है सक्सिनाइल CoA, क्योंकि यहाँ पे CoA एंजाइम आके जुड़ता है। फिर सक्सिनाइल CoA से क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। सक्सिनाइल CoA में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है और इस प्रोसेस में एक ATP या एक GTP का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो है आपका जो CoA अभी अभी जुड़ा था वो CoA को निकाल दिया जाता है और सक्सिनाइल CoA जो है वो सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास जो सक्सिनेट एसिड या जिसे हम सक्सिनेट कहते हैं, कहीं पे भी एसिड लगा या बाद में एट लगा दीजिए, एक ही चीज़ होती है, तो कहीं पे सक्सिनिक एसिड भी लिखा हो सकता है या सक्सिनेट भी कहते हैं। अब ये सक्सिनिक एसिड जो है ये फिर से हाइड्रेशन के अंदर जाता है, यहाँ पे वाटर ऐड होता है। सक्सिनिक एसिड जो है वो फर्दर जो है आपके पास एक यहाँ पे भी क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन होता है या डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है। डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस जब होती है तो ये सक्सिनिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। तो फ्यूमरेट जब बना देता है तो यहाँ पे आपके पास जो है जब फ्यूमरेट का फॉर्मेशन तो एक FADH2 बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कि डीफॉस्फोराइलेशन क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, एक मिनट, एक मिनट भाई, कहाँ गया स्लाइड। हाँ, डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है। फिर ये जो आपका फ्यूमरेट होता है ये कन्वर्ट होता है आपके पास मैलेट में, हाइड्रेशन की प्रोसेस वहाँ पे होती है और एक NADH वहाँ से भी रिलीज होता है और फिर वो मैलेट जो है वो ऑक्सिलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट जाता है जिसे हम डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं और वहाँ से एक NADH बनता है। ठीक है, हाइड्रेशन की प्रोसेस में नहीं बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में बनेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जब अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक एसिटिल कोएंजाइम के लिए अगर हम बात करते हैं, एक एसिटिल कोएंजाइम के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 NADH, एक FADH2 और एक जो है वो ATP या GTP का सिंथेसिस होता है। ये एक के लिए है। अगर इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 पाइरुवेट था, 2 पाइरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 दूना 6 जो है NADH बन जाएगा और हमारे पास 2 FADH2 और 2 जो है वो ATP या GTP का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो 6 NADH का मतलब है 6 × 2.5 प्लस 2 FADH का मतलब है 2 × 1.5 प्लस 2 ATP का मतलब है 2। तो यहाँ पे अगर इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 2 है, ये 1.5 2 5 3 हो गया और ये हो गया आपका 15 2.5
5, 10, 15, 20, 25, सॉरी हाँ 15। तो ये आपके पास 15, 15 3 18 2 20। तो आपके पास ये जो है एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है 20 ATP आपके पूरे क्रैब साइकिल में। अगर हम पूरे क्रैब साइकिल में जितनी भी एनर्जी बनी उसे जब एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका पूरा 20 एटीपी एक क्रैब साइकिल से बनेगा। हम आगे चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी काउंटिंग की बात करेंगे और वो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे कि क्यों कभी कभी एनर्जी जो है वो 30 लिखा रहता है, कभी 32 लिखा रहता है, कभी 36 लिखा रहता है, कभी 38 लिखा रहता है। हम कई जगह देखते हैं इस तरीके से बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई एनर्जी कितनी सिंथेसाइज हो रही है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम कल बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। क्रैब साइकिल को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके लिए डरते नहीं है तो फिर ये आपको हमेशा लर्न रहेगा। अदरवाइज अगर आपने आपको कंफ्यूज किया है तो फिर इसके लिए जब एग्जाम आएगा तो आपको रटना है, फिर एग्जाम में लिख के फिर भूल जाना है। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।